हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी कॉमर्स क्लासेस। हम जेके पीएसआई की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को स्टार्ट किए हुए हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल की इंस्पिरेशन कहाँ से ड्रॉन की गई है और प्रियम्बल क्या मायने रखता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या देखा था कि प्रियम्बल की जो मॉडिफाइड इंस्पिरेशन है वो लेके गई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास किया गया तो उसकी ही मॉडिफाइड थॉट्स और रिप्रेजेंटेशन को प्रियम्बल में लिखा गया। और प्रियम्बल का हमने जिक्र तब भी किया जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो सेटअप हुई इनिशियली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और एक प्रियम्बल रखा गया इनेक्टमेंट के बाद। और प्रियम्बल की ही अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फिलॉसफी और उसके फंडामेंटल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है प्रियम्बल। तो हम प्रियम्बल को आगे डिटेल में इसको समझते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सो आप प्रियम्बल को अपने एनसीईआरटीज़ के फ्रंट पेज भी आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो प्रियम्बल को डिज़ाइन जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनेक्ट किया गया और शुरुआत में लिखा गया, उसको बड़े ब्यूटीफुली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और आपको पता भी होगा उसको आनंद मोहन बोस ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये कैलीग्राफी जिस तरह से लिखा गया है, वेरी ब्यूटीफुली रिमार्केबल चीज़ है। तो प्रियम्बल इज़ ए प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक चीज़ बड़ी ध्यान से पढ़ रहे होंगे, इस तस्वीर के अंदर देख रहे होंगे नीचे कि प्रियम्बल क्या चीज़ है। तो प्रियम्बल का आप पोजीशन देखेंगे प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल लिखा हुआ है नीचे, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग अपने भारत को सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक और एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ये मान्यताओं और ये फंडामेंटल्स पे इसको निर्माण पे लाते हैं। तो हमारी जो ये चीज़ देखेंगे, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया शो का करता है हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कौन है, हम लोग, हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इसको संजोया है। जब हम नीचे देखें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, वो दिखाता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो हिंदुस्तान है, उसका नेचर क्या है, हमारे इंडियन स्टेट की क्या नेचर रखता है। डेमोक्रेटिक क्या मतलब है, रिपब्लिक क्या मतलब है, हम इसको समझेंगे। देन जैसे हम नीचे इस इमेज को देखते हैं तो हमारा प्रियम्बल ये कुछ वर्ड्स दिखाता है डेट आर रिमार्केबल ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या दिखाता है कि जस्टिस किस तरह का है। जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में है हमारे प्रियम्बल में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पे ही बेस्ड है। इसी पे ही जेके पीएसआई का एग्जामिनेशन आया था कि जस्टिस remarked on the preamble represents the types of, लिखा था ऑप्शन जस्ट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इस तरह से ऑप्शंस बने हुए थे। तो आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि जस्टिस जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक टाइप पे हमारा जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। देन लिबर्टी, किस तरह की लिबर्टी, आज़ादी किस तरह की है, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, विचार रखने की, सोच की, आस्था रखने की और पूजा करने की, ये आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कैसा देता है, और अपॉर्चुनिटी देता है हमारा संविधान ताकि हम आगे बढ़ सके। और फ्रेटर्निटी क्या करता है, फ्रेटर्निटी में भाईचारा, वो बताता है कि हर इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और यूनिटी बरकरार रहे नेशन के अंदर। तो लास्ट में लिखा है प्रियम्बल में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। का मतलब
कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है और हमें ये देती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को प्रस्तुत किया जाता है। देन हम आगे चलें, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए प्रेम्बल ने एक मेन प्रीफेस का काम किया है। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या मायने रखता है, क्या फीचर्स हैं प्रेम्बल के। तो हम इस पिक में देख रहे हैं कि हमारे फीचर्स क्या हैं। आप बीच में देख भी रहे होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all citizen justice socio-economic republic liberty of thought and expression faith and belief and worship। आपको याद होना चाहिए लिबर्टी किस तरह से दी गई है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप के बेसिस पे। इक्वालिटी दी गई है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पे, एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पिक है, हमारे प्रेम्बल की पिक है। तो फीचर्स पढ़ते हैं, हमारा प्रेम्बल क्या बताता है। तो फीचर ये दिखाता है प्रेम्बल कि प्रेम्बल का जो प्रिंसिपल है वो क्या रखता है, क्या बताता है। इट इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट कन्वेज द डॉक्यूमेंट गाइडिंग प्रिंसिपल। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग जिसको कहते हैं स्टेटमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग प्रिंसिपल को दर्शाता है। एसेंस क्या रखता है हमारा प्रेम्बल, ये जो प्रेम्बल है ये एक झलक ग्लिम्स में झलक दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या गोल्स हैं और क्या फिलॉसफी है। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या एस्पिरेशन पे रहता है। हमारी एस्पिरेशन ये है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी प्रेम्बल की, इट कंटेन्स ग्रांड एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो नोबल विजन को दर्शाता है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी थी उनकी क्या चाहते थी, उनके क्या विजन थी, क्या एम रखते थे कि हमारा संविधान हमारा नेशन कैसे प्रोग्रेस हो। देन पोजीशन क्या रखता है हमारा प्रेम्बल कि इट इज़ मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द मेन पार्ट फर्स्ट। तो इसको स्टार्टिंग में रखा गया है प्रेम्बल को, यही दर्शाता है कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला सबसे प्रथम दार्शनिक स्टेटमेंट और पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रेम्बल ये वेरी इंपॉर्टेंट रखता है ये लाइन कि हमारा जो प्रेम्बल का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से बारो किया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है प्रेम्बल जिससे हमने ये चीज़ बारो की है, फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन इसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया गया ऑन 13 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसे अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जनवरी 22 1947 में। जो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि हमारा संविधान किस मान्यताओं, किस फिलॉसफी, किस फंडामेंटल पे चलेगा, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ब्लूप्रिंट का काम किया हमारे प्रेम्बल का बनने के लिए। तो जो ब्लूप्रिंट है प्रेम्बल का वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अब इनेक्टमेंट क्या है, जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये रिटन किया गया है एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एंडिंग सेशन की डिबेट में इसको रखा गया, इसको पास करा गया है ऑन अक्टूबर 1949, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा तैयार हो चुका था और इनेक्ट हो चुका था। उसके बाद ही प्रेम्बल रखा गया जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया कि बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में। आई होप आपको ये मेन फीचर्स हमारे प्रेम्बल के समझ आए होंगे। अब प्रेम्बल के क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं। प्रेम्बल के इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो है, पहला रखता है आपका सोर्स, कि आपके प्रेम्बल का सोर्स क्या है। तो प्रेम्बल अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है, तो प्रेम्बल अपनी अथॉरिटी लेता है
वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो पावर ड्राइव करता है प्रेम्बल। कहाँ से आपका प्रेम्बल क्या दिखाता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन की पावर कहाँ से ड्राउन हो रही है, वो दिखा रहा है कि प्रेम्बल की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हमारे वहीं के उन्हीं के ही लोगों से, दैट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया से ड्राउन हो रही है। दूसरा, प्रेम्बल ये भी दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। तो हमारी इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, सोवरन है, डेट इज़ अपने डिसीजंस लेने की इंडिपेंडेंस रखना, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिकन स्टेट है। हम इन पार्ट्स को बड़ी डिटेल में आगे समझेंगे। अनदर इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। तो प्रेम्बल का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ड्रॉन किया गया है आइडियल ऑफ जस्टिस से, जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है ये वर्ड्स, और ये हमारे देश के गवर्नेंस के क्या रहे हैं, बीकॉन्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। देन अडॉप्शन डेट क्या थी हमारी प्रेम्बल की, इट डेजिग्नेट्स November 26, 1949 एज द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन। और इसी हर साल इसी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, और आजकल इसको संविधान दिवस भी बनाया गया है इन 2015 को। आई होप ये आपको लाइन समझ आई होगी। आर्टिकल 5, 6, 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394 ये सब कब फोर्स में आए, ये कब अडॉप्ट हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1950 को। देन हमारा प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं ना किया जा सकता है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है हमारे प्रियम्बल में ही। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल कैसा है, जो एंटायर प्रियम्बल जो है इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इन मेजर स्तंभों पे, इन मेजर पिलर्स पे खड़ा है, तो उसको कहा गया है बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसी की ही नींव पे बना हुआ है। तो प्रेम्बल जो है, पूरा प्रेम्बल इसका पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, हम आगे जाके इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसकी कुछ प्रोविजंस हैं जो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिजेंबल करती है, डेट इज सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो पार्लियामेंट प्रेम्बल को अमेंड तो कर सकती है, जैसे हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसको अमेंड करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए, जो वोट चाहिए, डेट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल मेजॉरिटी। तो हम मेजॉरिटीज़ पढ़ेंगे जब हम अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो प्रेम्बल जो है अमेंड की गई है अब तक एक बार, कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि प्रेम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें 3 नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला कौन था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, SSI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं प्रेम्बल के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेम्बल में कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जो दिखाते हैं हमारा इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो पहला हम पढ़ेंगे सोवरेन को। तो नेचर का शॉर्ट फॉर्मूला एक तरह से याद रख लो कि SSD, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। तो हम पहले सोवरेन को पढ़ेंगे। तो सोवरेन का मतलब क्या था, सोवरेन मीन्स इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंट नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट ए इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी की डोमिनियन के अंडर भी नहीं है, वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकता है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इस पर कोई और रूल नहीं कर रहा। दिस शोज सोवरेनिटी। तो जब स्टेट फ्री है अपने अफेयर्स चलाने, अपने काम काज चलाने को, और उसको इंटरनल एक्सटर्नल कोई फैक्टर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो उस फीचर को कहते हैं सोवरेन।
अब जैसे हम कहें कि इंडिया की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस की है, कॉमनवेल्थ नेशंस की है, तो ये इंडिया की सोवरेनिटी को हर्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस इंडिया को फोर्स नहीं कर सकते कि अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करे। इंडिया खुद में आत्मनिर्भर है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या चीज़ है, कि इट सिग्निफाइज इंडिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। तो हमारी सोवरेनिटी क्या है? एक्सटर्नल सोवरेनिटी, कि इंडिया खुद में आज़ाद है और खुद से निर्णय लेने में सक्षम है। इट इज़ ए फंडामेंटल टू इंडियन आइडेंटिटी एज ए सोवरेन स्टेट। तो ये जो आइडिया दिखाता है कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है और इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी के कहने पे या किसी एक्सटर्नल पावर से डिक्टेट नहीं हो सकती, अपने पॉलिसीज़ अपने फ्रेमवर्क चेंज नहीं कर सकते। तो सोवरेनिटी दिखाता है इंडिपेंडेंट इन टेकिंग डिसीजंस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई हुआ होगा सोवरेन का मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट जो वर्ड था वो ओरिजिनल वे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन इसके फीचर्स और इसके आइडिया जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे। तो सोशलिस्ट जो था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में पहले नहीं बिठाया था, लेकिन हाउएवर आइडिया जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप डीपीएस भी देख लीजिए, बाकी और आर्टिकल्स, उसमें सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, लेकिन सोशलिस्ट वर्ड प्रेम्बल में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड जो था प्रेम्बल में इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार, और पहली बार यही अमेंडमेंट हुई थी। अब प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म जो है हमने ये रशियन रेवोल्यूशन से इम्पार्ट किया हुआ है, और ये प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में पहले लाने से पहले इसको डीपीएसपी में इंट्रोड्यूस किया। तो डीपीएसपी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे होती क्या है। अभी जनरल आइडिया बता दूं, वो आइडियल्स या वो प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं स्टेट को अपने लॉज फ्रेमवर्क के लिए। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं 38, 39 से लेके 43A, 47, ये इम्पार्ट करते हैं सोशलिस्ट आइडियाज़। डीपीएसपी हाउएवर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसे सोर्स किया। तो सोशलिस्ट जो है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या चीज़ है इसको समझेंगे। जो इंडियन सोशलिज्म है वो दो ब्लेंड हुई है दो आइडियाज से, एक मार्क्सिज्म पे और एक गांधीज्म से। और हमारी जो सोशलिज्म है वो ज़्यादा टिल्टेड किस साइड है, गांधीयन सोशलिज्म को। तो मार्क्सिज्म जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है और गांधीज्म गांधीयन आइडियोलॉजी को बिलोंग करती है। लेकिन हमारी जो सोशलिज्म है वो ब्लेंडेड है दोनों में, उसमें भी टिल्टेड जो है गांधीयन सोशलिज्म पे है। और गांधीयन सोशलिज्म जो है वो प्रो सिटीजन है, प्रो अगेरियन है, ठीक है, और प्रो फ्रेटर्निटी, प्रो इक्वालिटी पे और नॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ पे बिलीव करती है। देन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चले, वो अबॉलिश वो दैट डजंट सीक टू अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर बट इट सीक्स टू पुट इट टू अंडर रिस्ट्रेंट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो अबॉलिश नहीं करता, बट उस पर कानून तो पक्का लाता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से टिल्टेड किया गया है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जाते हैं। तो मार्क्सिज्म में तो पब्लिक सेक्टर को सबसे ज़्यादा किया गया है, अप्रोच में लाया गया है। लेकिन हमारी मिक्स इकोनॉमी ये दर्शाता है कि हमारा ब्लेंड है। और कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो नेशनलाइजेशन करती है प्रोडक्ट्स को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करती है। हालांकि हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों फलते फूलते हैं। तो यही दिखाता है कि हमारा ब्लेंड है सोशलिज्म। टोटल पब्लिक भी इसके अंदर एनरोल नहीं है, पब्लिक प्राइवेट दोनों चलते हैं। हाउएवर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडियन सोशलिज्म को इस तरह से कहती है कि जितनी भी इनकम इनक्वालिटीज़ है इसे रिमूव किया जाना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। इस सोशलिज्म को इस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिफाइन करती है। आई होप आपको सोशलिस्ट जो वर्ड है समझ आया होगा इन डिटेल में।
देन अनदर वर्ड इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही एम करता है कि पॉवर्टी हटानी है और इनक्वालिटी जो है इनकम को लेके और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्किंग पीपल का बढ़ाना है। तो सोशलिस्ट, मैंने देखा नोट में लिखा हुआ, सोशलिस्ट इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है। सेकुलर क्या है? तो सेकुलरिज्म जो है रेफर्स करती है उन प्रिंसिपल को, मींस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन विद द स्टेट। तो सेकुलर जो वर्ड है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर नहीं किया गया, लेकिन उसके आइडियाज़ जितने हैं आर्टिकल आप 25 से लेके 30 तक देखेंगे तो वो दिखाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म से टिल्टेड है। तो आइडियाज़ उसके अंदर पहले से थे। तो सेकुलर जो वर्ड है दैट इज़ इट इज़ ए वेस्टर्न कंसेप्ट, जिसमें ये दर्शाता है कि स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम चर्च। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत है, उसकी जोग्राफिकल इतनी विशाल है कि उसमें लाखों थॉट्स, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस, काफ़ी ज़्यादा सेक्ट्स हैं। तो सेकुलरिज्म वेस्टर्न आइडियोलॉजी यहाँ पे लाना और यहाँ संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हमारे यहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं है, हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म को कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। और हमारा सेकुलरिज्म जो है हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है, उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करता कम्प्लीटली जैसे वेस्टर्न कंसेप्ट पे है। तो सेकुलरिज्म दिखाया कि इट रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन एंड स्टेट वेयर द गवर्नमेंट इज न्यूट्रल। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या है? न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स एंड डज नॉट प्रोमिनेंट और डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो सेकुलर वर्ड कब आया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारी जो सेकुलरिज्म है ना वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाती है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टेट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, अपना कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, और हर पर्सन को आज़ादी है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसंग कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ये जो केस देख रहे हैं SR बोम्मई वर्सेस अदर यूनियन ऑफ इंडिया केस है जी, इस केस में इसको अच्छे से इसको ब्रीफ किया गया सेकुलरिज्म को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में हमारा प्रेम्बल देखा जाए तो प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड की हल्की झलक कहाँ से चलती है? आर्टिकल 14 से लेके 44 थी 25, ये सेकुलर वर्ड वहाँ से एनश्राइन होता है, वहाँ से हमें एक तरह की उसकी झलक दिखती है। आई होप आपको सेकुलर यहाँ से वर्ड समझ आ गया होगा। हालांकि सेकुलर जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब बैन केस 2022 में किया था, तो इसको लेके इंडिया हैड ऑलवेज ए सेकुलर कंट्री when the framers of the constitution had not thought to fit to insert the word secular in the preamble। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25-28 को लेके कहा गया कि सबको आज़ादी है अपने प्रैक्टिस करने, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस करने के लिए। तो ये केस भी इसके अंदर सेकुलर वर्ड के अंदर आता है। तो एक एग्जांपल है इस चीज़ की प्रेम्बल में। देन अगर देख चलेंगे तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म क्या चीज़ रखती है? तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म जो है दो डिफ्रेंशिएट हम किया है इसके अंदर। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, और इंडियन का सेकुलरिज्म पॉजिटिव कंसेप्ट है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिलीजन और स्टेट को लेके। इंडियन में इक्वल रिस्पेक्ट है हर रिलीजन को लेके। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं बनाई जाती जो रिलीजन बेस्ड हो, वो रिलीजन को प्राइवेट मैटर लेके चलते हैं। लेकिन हमारे जहाँ इंडियन पॉलिसी विल बी मेड ऑन रिलीजियस इशू इफ़ देर इज़ नीड टू सो। तो पब्लिक पॉलिसी बनाई जा सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। देन हम देखें तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म में यूनिफाइड कोड ऑफ लॉ है जो जस्टिस डिलीवर करता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस बैकग्राउंड। तो किसी रिलीजन को देख के वो जस्टिस डिस्पेंस नहीं करता वेस्टर्न सेकुलरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन यहाँ पे हमारे इंडियन सेकुलरिज्म में कुछ पर्सनल लॉज हैं, कुछ हमारे रिलीजियस बोर्ड्स बने हुए हैं, जैसे हमारा श्राइन बोर्ड्स हो गए बने हुए हैं। तो इस बेसिस हमारा सेकुलरिज्म क्या है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो रिलीजियस बोर्ड्स बनाए जाते हैं, पर्सनल लॉज देखे जाते हैं इसके अंदर।
तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी पे बेस है, दैट इज़ नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस रखती है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट एज व्हेन रिक्वायर्ड। जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बचाना हो तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी नहीं रखी जाती इंडियन सेकुलरिज्म। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। देन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को लेके चलें, जो पार्ट है प्रियम्बल का, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश ने किया है गवर्नमेंट, उसकी अथॉरिटी क्या है गवर्नमेंट की, दैट इज़ वी द विल ऑफ द पीपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी मीन्स लोग तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और सरकार कैसे चलेगी। तो जो रूलर्स हैं वो कौन इलेक्ट करता है, बाय द पीपल, और उन्हीं को ही काउंटेबल होते हैं जो रूलर्स हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह की है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो प्रोवाइड करती है कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसे लोग ही चुनेंगे, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसी वे से ही चलेगी। लिखा हुआ है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी एक्शन को। जैसे मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था कि जैसे आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखे चलें यूएस में, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जहाँ वहाँ के जो लीडर्स हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पॉलिसीज एंड एक्शन। लेकिन यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेके। तो दो तरह की डेमोक्रेसी देखी जाती है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल जो है चुने जाते हैं बाय द पीपल बाय एक्सरसाइज ऑफ द पावर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, खुद चुनते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव आपका काम करते हैं पार्लियामेंट में जाके। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल जो है वो अपनी पावर्स खुद यूटिलाइज करते हैं, किसी को नहीं चुनते हैं, जैसे थ्रू रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट में। ऐसी एग्जांपल आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी कि लोग खुद ही पावर यूटिलाइज करते हैं आप गवर्नेंस चलाने को। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया में है, वहाँ पे लोग अपने नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि वो गवर्न कर सके और उनके हितों की सुरक्षा की जाए। देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिपब्लिक। तो दो तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटी की जाती है, एक कहता था मोनार्ची, सेकंड इज द रिपब्लिक। तो मोनार्ची क्या होती है, जिसमें जो हेड होता है स्टेट क्यून होती है, जो किंग होता है, और वो मोस्टली हेरिडेटरी पोजीशन पे होता है। हेरिडेटरी मीन्स जो जहाँ जैसे एंसेस्ट्रल चल रहा है वैसे चला रहेगा, जैसे किसी का बेटा है वही राजा बनेगा, उसका बेटा आगे राजा बनेगा, इस तरह से इलेक्टेड नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं ब्रिटेन में। रिपब्लिक क्या होता है कि जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेड करते हैं, लीड करते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे होंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो हमारा जो जस्टिस वर्ड है, जो ऑब्जेक्टिव रखता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 3 फॉर्म का है। और वो जो आइडिया है हमने कहाँ से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन से। अब रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, तो कौन से जस्टिस हमें मिल सकते हैं, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस किस तरह से होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होगी हर सिटीजन्स की विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, मीन कास्ट और रिलीजन को छोड़ के ऐसी किस तरह की भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक किस तरह जस्टिस होगा कि इनक्वालिटीज़ नहीं होगी इनकम और वेल्थ को लेके या प्रॉपर्टी को लेके। और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस ये हो सकता है कि हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो खुद वो चुन के आ सकते हैं और अपनी आवाज़ गवर्नमेंट में रख सकते हैं, डेट आर पॉलिटिकल राइट्स जो
दिखाता है कि जस्टिस 3 तरह का होता है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आइडिया कहाँ से लिया हमने? रशियन रेवोल्यूशन से ये हमने आइडिया एम्बार्क किया हुआ है। देन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड, जो ट्रियो वर्ड जो हैं, ये हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो जिसको कहते हैं यूनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। तो ये आपस में अलग अलग नहीं हो सकते, सब तीनों अलग हैं, तीनों सेम हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। अगर हम इसको देखें तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? डेट इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स। आदमी को अपनी एक्टिविटीज़ करने की आज़ादी बिना किसी रुकावट के। हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी है कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, अपने थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप की आज़ादी। देन नॉट एब्सल्यूट बट क्वालिफाइड लिबर्टी विद लिमिटेशंस एंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये पार्ट कि लिबर्टी कोई एब्सल्यूट नहीं है, बट इट इज़ ए क्वालिफाइड लिबर्टी। मतलब इसका मतलब कि जो लिबर्टी है वो एक तरह की लिमिटेशन के साथ है, आप लिबर्टी का दुरुपयोग नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। देन अनदर इज द इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस कहते हैं कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, किसी सेक्शन को, सब एक समान है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डेट इज बिना किसी भेदभाव के। इक्वालिटी है स्टेटस अपॉर्चुनिटी, कोई गरीब अमीर में डिस्टिंक्शन नहीं है, सब एक समान है इन द आई ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी की 3 डिमेंशन लेके चलें, वो क्या है? सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो सिविक इक्वालिटी जो है हम देखे चलें, वो आती है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी देखी जाती है आर्टिकल 325 से आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद करने हैं कि इक्वालिटी पॉलिटिकल वे में कहाँ दर्शाई गई है, कहाँ रिप्रेजेंट की गई है। सिविक्स वे में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दर्शाई गई है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिखाई गई है। आर्टिकल 325 को हल्का सा एक्सप्लेन किया जाए, ये कहता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंकल्जन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी पर्सन को इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया सकता इलेक्टोरल रोल में, किस बेसिस पे? कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बीच में इसको बाहर नहीं किया जा सकता, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 326 जो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, वो कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में इलेक्शन जो बेसिस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज के बेसिस पे उसको इलेक्ट किया जाएगा, राइट टू वोट पे ऑन द बेसिक एलिजिबिलिटी पे उनको इलेक्ट किया जाएगा। देन हम नेक्स्ट लेके चलें स्लाइड में, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? जो हमारे प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी कहता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ये फ्रेटर्निटी वर्ड क्या मैनिफेस्ट करता है हमारे प्रियम्बल में देखा जाए तो सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटी कि ताकि हम ब्रदरहुड और हारमोनी रखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये डिग्निटी और इंडिविजुअल बरकरार रखता है और हमारे देश की एकता और यूनिटी बरकरार रखता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे आए पूछे गए हैं, तो इसका आंसर है कि प्रियम्बल का पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इट इज़ नॉट ए सोर्स और लिमिटेशन ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर को लिमिट नहीं करता, रिस्ट्रेन नहीं करता, और ना ही ये सोर्स है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसेबल है। आप कल को कोर्ट नहीं जा सकते ये ताकि कि प्रियम्बल में ये वो लिखा हुआ है और मेरे को इस चीज़ में या इस एक्टिविटी में रिस्ट्रेंट हुआ है, और प्रियम्बल में लिखा हुआ है साफ साफ की इक्वालिटी है, तो उस इक्वालिटी को लेके आप जस्टिस नहीं मांग सकते। तो अब ये नॉन जस्टिसेबल है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में
क्या, प्रियम्बल, बट इट इज़ नॉट ए सोर्स और अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर, ये याद रखना है। बस एक ही पॉइंट व्यू है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है। जब हम रिलेटेड केसेस लेके चलें, 3 केस लेके चले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं लास्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि प्रियम्बल कैसे पार्ट बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पहला था बेरूवेरी यूनियन केस 1960 में, जहाँ पहले आया कि उसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसी पे ही डिबेट चलती रही, तो केशवनंदा भारती केस में ये फाइनली डिक्लेयर हुआ कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया। इससे पहले प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, ये क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रियम्बल जो है, क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं। तो इसको डिफाइन कौन करता है, ये केस केशवनंदा भारती केस। केशवनंदा भारती केस 1973 वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट रखता है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कि प्रियम्बल जो है अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368। तो अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है उसको बोलते हैं आर्टिकल 368। तो अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द अमेंडमेंट, कि वो अमेंडमेंट जो है बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ना छेड़े। और अब तक अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार हुई है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इतना पॉइंट याद रखना है कि एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, डेट इज़ 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट किया जा सकता है बेसिक फीचर को छेड़े बिना। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट लेके चले 42 अमेंडमेंट की एडिशंस, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई 1976 के अंदर, उसमें क्या क्या ऐड किया गया। जो ऐड किया डेट इज़ फर्स्ट इज सोशलिस्ट। तो हमारे सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में, ये याद रखनी है। वो किस तरह से, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोएक्सिस्ट हो, तभी तो हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी कही जाती है। देन ब्लेंड ऑफ, क्योंकि हमारी सोशलिज्म किस तरह से है, ब्लेंड है, बताया है अर्लियर मैंने, मार्क्सिज्म और गांधीज्म, और गांधीन सोशलिज्म ज़्यादा है। और हमारी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये सोशलिस्ट आइडियाज़ को रखा गया। देन सेकंड इज द जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, डेट इज सेकुलर। हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, डेट इज पॉजिटिव, जहाँ पे स्टेट जो है वो रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। दूसरा, और रिलीजन जो है सेम स्टेटस और सपोर्ट रखता है स्टेट से। तो आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम टू रिलीजन जो है वो सेकुलर वर्ड दिखाता है, जो मैंने अर्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में समझाया। इंटीग्रिटी क्या कहता है, इंटीग्रिटी ये कहता है कि भाई इंटीग्रिटी वॉज एडेड टू रिफ्लेक्ट ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी भाईचारे को ब्रॉडर व्यू में समझाना जो है इंटीग्रिटी ने बताया। इसमें ये बताता है कि वी विच दैट इट प्रमोट्स स्पिरिट ऑफ इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ नेशन, डाइवर्स कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एंड आइडियोलॉजी। तो इंटीग्रिटी जो है ब्रॉडर स्पेक्ट में भाईचारे को बताती है, जो हमारे नेशन को एक सूत्र में पिरोता है। हर एक आइडियोलॉजी, कास्ट, रिलीजन, रीजन को एक सूत्र में पिरोने को कहते हैं इंटीग्रिटी। अब प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है, ये पेपर में आ सकती है। तो पहली है, इट इज़ द प्रीफेस और एसेंस और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आत्मा है, प्रथम चेहरा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा, इट एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ ये निर्धारित करता है कौन, प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की नोबल विजन और ग्रांड थॉट को भी दर्शाता है। और ये रिसेंबल किससे करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन को भी रिजेंबल करता है प्रियम्बल। जैसे बताया कि प्रियम्बल कहाँ से हमने इसको रिजेंबल किया है, कहाँ से इसका सोर्स है, डेट इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और नेक्स्ट है कि प्रियम्बल जो है किस पे बेस है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया था पंडित नेहरू ने 1946 दिसंबर को, और इसी को मॉडिफाइड फॉर्म जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की थी हमारी प्रियम्बल आ जाके कंप्लीट हुई थी। तो प्रियम्बल इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को लेके चले कि वो एक प्रीफेस है,
उसका डिबेट हुई उसकी पार्ट को लेके, कब वो पार्ट आगे जाके बना केशवानंद भारती से लेके LIC केसेस तक, वो जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल नहीं है, यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आया कि उसका जस्टिस वर्ड जो है कहाँ से रिजेंबल किया गया है, जस्टिस किस तरह से है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, इस बेसिस पे। आपको JKPSI कोर्स ज्वाइन करना है फुल लेक्चर्स के लिए। इन कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड PDF मटेरियल आपको एडुकेट मिलेगा। साथ में आपके टेस्ट भी चलेंगे, तो आप कूपन कोड ज्वाइन कर सकते हैं JKPSI। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।